कक्षा 7वीं के तीसरे अध्याय आंकड़ों का प्रबंधन के पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ माध्य या औसत से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पहले आंकड़ों का प्रबंधन क्या है, यानी आंकड़ों को इकट्ठा करना। कोई भी योजना जब शुरू की जाती है तो उससे संबंधित सबसे पहले आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और फिर उन आंकड़ों को सरलता से पढ़ने के लिए सारणी में लिखा जाता है, विभिन्न तालिकाओं में लिखा जाता है, फिर उनको आलेखों में प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसकी आसानी से व्याख्या की जाती है और अंत में फिर उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये सब क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन है। तो अब इसमें देखो, एक जो शब्द है आंकड़ा बहुत बार यूज होता है। अब ये आंकड़े क्या है? आंकड़े यानी कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी हो, उनको जब हम इकट्ठा करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, तो वो क्या है, आंकड़े हैं। उदाहरण के रूप में जैसे स्कूल में कोई टीचर प्रतिदिन विद्यार्थियों की अटेंडेंस यानी उनकी हाजिरी लेते हैं और उसको एक रजिस्टर पे नोट करते हैं। इसी प्रकार कोई भी टेस्ट हो या परीक्षा ली जाती है तो उनका रिकॉर्ड भी रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा हम अखबारों, टीवी वगैरह में भी देखते हैं कि अलग अलग शहरों का तापमान दर्शाया जाता है और जैसे विभिन्न प्रकार के खेल होते हैं तो उनके लिए भी क्या, स्कोर बोर्ड बनाए जाते हैं। अब इन सभी में जैसे परीक्षाओं में ये अंकों के लिए रजिस्टर तैयार करना यानी इनका रिकॉर्ड रखना, ये क्यों किया जाता है? ताकि इनसे कोई ना कोई हमें जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार आपने अनेक प्रकार की और तालिकाएं, सारणी भी देखी होंगी। तो जब हम इन सारणियों को देखते हैं, ये या स्कोर बोर्ड देखते हैं या रिजल्ट वगैरह हम देखते हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ संख्याओं का संग्रह लिया जाता है, संख्याओं के रूप में उनको प्रस्तुत किया जाता है। तो वो जो संख्याएं हैं वही क्या है, आंकड़े हैं। तो इस प्रकार आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित किए। आइए अब देखते हैं कि आंकड़ों का संग्रहण यानी इकट्ठा करना क्या है। यानी आंकड़ों का संग्रहण, इसका मतलब है आंकड़ों को इकट्ठा करना। अब आंकड़ों को इकट्ठा करने से पहले क्या उद्देश्य होना चाहिए? यही नहीं कि सीधे ही आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। उसके लिए कोई ना कोई, यानी हमें पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये आंकड़े क्यों इकट्ठे करने हैं, इनका उपयोग कहाँ करना है, यानी इनका उपयोग कहाँ करना है, ये क्यों इकट्ठे उपयोग कहाँ करना है, इनका उद्देश्य क्या है। तभी हम सही ढंग से आंकड़ों को इकट्ठा कर पाएंगे, उद्देश्य से संबंधित जानकारियों को एकत्रित कर पाएंगे। जैसे बच्चों के कक्षा में प्रदर्शन को जानने के लिए, उनकी पोजीशन जानने के लिए, या उस बच्चे को कहाँ कोई दिक्कत है, किस टॉपिक में उसको कोई प्रॉब्लम है, वो जानने के लिए परीक्षा या टेस्ट लिया जाता है। आगे है आंकड़ों का संगठन। अब हमने उद्देश्य भी निर्धारित कर लिया है, उनसे संबंधित आंकड़े भी एकत्रित कर लिए हैं। उसके बाद आंकड़े इकट्ठे करने के बाद कि आंकड़ों का संगठन कैसे किया जाता है, यानी आंकड़ों को हम ताकि आसानी से पढ़ सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, विभिन्न तालिकाएं या सारणियां तैयार की जाती है ताकि जो जानकारी हम उन आंकड़ों से प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से प्राप्त कर सके। तो आंकड़ों के संगठन का मतलब है प्राप्त आंकड़ों को सारणीबद्ध करना ताकि आंकड़ों को आसानी से, सरलता से समझा जा सके। आइए इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। देखो बच्चों, क्रिकेट से संबंधित एक स्कोर बोर्ड है
इसमें कुछ गेंदबाजों और कुछ बल्लेबाजों के प्रदर्शन को दर्शाया गया है। जैसे जसप्रीत बुमराह 10 ओवर में 2 मेडन ओवर निकालते हैं और वह 40 रन देकर 3 विकेट लेते हैं। इसी प्रकार कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, इन सभी का इसमें बताया गया है। इसी तरह बल्लेबाज जैसे रोहित शर्मा 45 रन 62 बॉल्स खेल के 45 रन बनाते हैं और उसको 75 मिनट का टाइम लगता है। इसी तरह विराट कोहली के द्वारा खेले गए रन, उनके बनाए गए रन और खेले गए गेंदों के बारे में दिया हुआ है। यानी इस स्कोर बोर्ड से हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कौन सा गेंदबाज ज्यादा सफल रहा है, उसकी रन रेट क्या है। इसी तरह कौन से बल्लेबाज ने अधिक रन बनाए हैं, कितनी शीघ्रता से बनाए हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है। आगे है आंकड़ों का आलेखन। यानी आंकड़ों को जो सारणीबद्ध तरीके से हमने लिखे हैं उनको विभिन्न आलेखों, विभिन्न चित्रों के रूप में दर्शाना। अब आलेख जैसे चित्रालेख, दंडालेख, दोहरा दंडालेख, आयत चित्र या वृत्त आलेख, यानी जो हमने आंकड़े सारणियों में लिखे थे उनको चित्रों और आलेखों की सहायता से दर्शाना, ताकि सूचना को और भी आसानी से और रोचक ढंग से प्राप्त किया जा सके। इसके बाद है आंकड़ों की व्याख्या करना। इन आंकड़ों की व्याख्या करना क्या है? इन विभिन्न प्रतिनिधि मानों द्वारा आंकड़ों या सूचनाओं या जानकारियों का विश्लेषण करना। गणित में कुछ प्रतिनिधि मान जैसे माध्य, माध्यक, बहुलक, इनके द्वारा जो ये आंकड़े हैं, इनकी ये जानकारी है, इनका विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। इन्हीं प्रतिनिधि मानों के आधार पर ही सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाती हैं जो देश या क्षेत्र के हित के लिए तैयार की जाती है। आइए पढ़ते हैं अब प्रतिनिधि मान के बारे में। प्रतिनिधि मान यानी आपने एक शब्द औसत बहुत बार सुना होगा। औसत एक शब्द है और प्रतिनिधि मान के बारे में अभी बताया भी है कि कौन कौन से प्रतिनिधि मान है। एक औसत शब्द आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत बार सुने होंगे, जैसे कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की आयु औसतन 12 वर्ष है, या इसी तरह कि रवि प्रतिदिन औसतन 5 घंटे पढ़ाई करता है। इस तरह और भी कई जगह औसत शब्द का यूज किया जाता है। तो ये औसत क्या है? अब जैसे हमने ये उदाहरण लिया था कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की औसतन आयु 12 वर्ष है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सभी बच्चों की आयु 12 ही वर्ष है। इसका मतलब है कुछ बच्चों की 12 वर्ष से कम आयु है और कुछ बच्चों की 12 वर्ष से अधिक है। और जो 12 वर्ष है ये क्या है दर्शाता है? उन बच्चों की लगभग आयु दर्शाता है। इसी तरह अब रवि 5 घंटे औसतन पढ़ता है, इसका मतलब कभी वो 5 घंटे से कम पढ़ता है और कभी वो 5 घंटे से ज्यादा पढ़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औसत ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब है कि हमें उस समूह के सभी आंकड़ों को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ औसत से ही हमें उन आंकड़ों के उस समूह की पोजीशन का पता लग जाएगा। तो औसत समूह के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे आंकड़ों के बीच में स्थित होता है। यह उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए यानी क्योंकि इसी आंकड़े के आधार पर इसी औसत, जिसका दूसरा नाम है माध्य, के आधार पर ही कोई निर्णय लिया जाता है। तो इसलिए इस समूह का वो क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसे केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक
कहा जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर कोई निर्णय लिया जाता है, तो इसलिए यही केंद्रीय प्रवृत्ति का क्या है, मापक। अब औसत का दूसरा नाम है माध्य। इसे समांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य, और इसे अंक गणितीय माध्य भी कहते हैं, अंक गणितीय माध्य, लेकिन संक्षेप में इसे माध्य ही कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर जो समूह के आंकड़े होते हैं उन सभी का योग ज्ञात करेंगे, यानी आंकड़ों का योग बटे, यानी हमें अब आंकड़ों के योग को किससे भाग करना है, इन आंकड़ों की संख्या से, तो बटे आंकड़ों की संख्या। आइए एक उदाहरण की सहायता से माध्य यानी औसत ज्ञात करते हैं। उदाहरण है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य या औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 विषम संख्याएं। अब 5 विषम संख्याएं कौन सी हैं? प्रथम 5 विषम संख्याएं, विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती। पहली कौन सी है? 1, 3, फिर 5, 7 और 9। ये पहली 5 विषम संख्याएं हैं। क्या ज्ञात करना है हमें अब इनके, इन संख्याओं का यानी इन आंकड़ों का योग, यानी 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9, और किससे भाग करना है? इनकी संख्या से। कितने हैं ये आंकड़े? 5, तो 5 से इसको हमें भाग करना है। अब इनको जोड़ते हैं, 1 और 3 4 और 5 9, 9 और 9 18 और 7 25, 25 बटे 5। 25 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 5। तो ये हमें जो आंकड़े दिए गए हैं इनका माध्य क्या है? 5 है। आइए अब पढ़ते हैं परिसर के बारे में। परिसर यानी प्रसार। प्रसार का अर्थ है आंकड़ों का विस्तार, यानी आंकड़े कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो ये आंकड़ों का विस्तार ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देंगे, यानी सबसे बड़े आंकड़े का और सबसे छोटे आंकड़े का अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ा आंकड़े माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। उससे क्या ज्ञात करेंगे हम? प्रसार। अब जैसे हमने अभी उदाहरण लिया था 5 विषम संख्याएं। 5 विषम संख्याएं क्या थी? 1, 3, 5, 7, 9। अब इन्हीं संख्याओं का हमें प्रसार बताना है, इसका क्या विस्तार है। तो सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? 1। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 9। इन दोनों का अंतर क्या है? 9 माइनस 1 8। यही इन संख्याओं का क्या है? प्रसार है। इसे परिसर भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन की कुछ बेसिक जानकारी। आइए अब हम माध्य तथा परिसर से संबंधित सवालों को हल करते हैं। इसके लिए प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल देखें, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी हमें अपनी कक्षा के कोई 10 बच्चों की क्या लेनी है? ऊंचाई लेनी है, उसका फिर परिसर ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि जो 10 बच्चे हैं उनकी ऊंचाई है, यानी 10 विद्यार्थियों की 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो वो है, मान लिया 160 सेंटीमीटर, 161,
162, 161, 163, 155, 160, 160, 164, 158। ये हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना है। परिसर यानी प्रसार। तो परिसर क्या होता है? सबसे बड़ा आंकड़ा। सबसे बड़ा आंकड़ा अब इनमें कौन है? तो एक तो इसके लिए इन सबको आरोही क्रम में अगर हम लिख लें तो ये सवाल और आसानी से कर लेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें। सबसे बड़ी संख्या 164 और सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी है 155। तो हमें क्या ज्ञात करना है? परिसर। पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे। सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, यानी दोनों का क्या बताना हमें? अंतर। छोटा आंकड़ा। अब सबसे बड़ा आंकड़ा है 164 और सबसे छोटा है जो हमें आंकड़े दिए हैं उनमें 155। अब 164 में से 155 गई 9, तो परिसर कितना आ गया? 9 आ गया। दूसरा सवाल कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी हमें यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए हैं, उनको क्या करना? सारणीबद्ध यानी सारणी में हमें उनको लिखना है। फिर उसके बाद सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, परिसर और माध्य ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम दिए गए आंकड़ों के लिए एक सारणी तैयार करते हैं। अब क्या दिया हुआ हमें यहाँ पे? अंक। सारणी तैयार करने के लिए हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो, और वो आंकड़े कितनी बार आए हैं, वो बारंबारता, और इस बारंबारता को दर्शाने के लिए मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सारणी, पहले अंक, अंक के बाद मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह और बारंबारता, बारंबारता। बारंबारता यानी ये आंकड़ा कितनी बार आया है। तो अंक देखो पहले क्या है इसमें, हम यहाँ देखते हैं कि अंक 1 से 9 तक सारे ही अंक हैं। तो अंक 1 कितनी बार आया है देखें तो सिर्फ एक ही बार आया है, तो बारंबारता होगी 1। मिलान चिन्ह हम सभी आंकड़ों का इकट्ठा ही लिखेंगे। उसके बाद 2 अंक, 2 अंक देखते हैं कितनी बार आए हैं, 1, 2, सिर्फ 2 ही बार, तो ये 2 बार। अंक तीसरा 1, ये 1 ही बार है। अंक 4 1, 2, 3, ये 3 ही बार आया है। अंक 5 1, 2, 3, 4, 5, ये अंक 5 बार आया है। इसी प्रकार हम सारे अंक लिख लेंगे और लास्ट में अब हम इन सभी बारंबारता का योग कर लेंगे। योग 1 और 2 3 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, कितना आ गया 20। अगर यह बारंबारता का योग दिए गए आंकड़ों की संख्या के बराबर नहीं है तो हमारा ये जो सारणी जो हमने तैयार की है वो गलत है, यानी जितने ये आंकड़े हैं उतना ही बारंबारता का योग आना चाहिए। अब आता है मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, हमने 6ठी कक्षा में इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है, यानी फिर भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अब एक अंक को लिखना, 1 को लिखना संख्या को, तो क्या लिखते हैं 1। अगर 2 को लिखना है तो 2 बार ये डंडे, 3 लिखना है तो 3, 4 लिखना है तो 1 2 3 4,
और 5 लिखना है तो क्या करेंगे, 4 ही डंडे लाइनें खींच के 5वें में हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। इसी प्रकार आगे 6 लिखना है तो 5 इसी तरह, 6 लिखना है तो इसके आगे एक 6, 7 लिखना है तो इसके आगे एक और डंडा लगा देंगे, 7, 8 लिखना है तो 8, फिर 9 तो एक और 10 में फिर इसको क्या कर देंगे, हम काट देंगे। तो पहले 1 को कैसे लिखें, 1, 2 को 2, फिर 1 को 1, 3 को 3 बार लाइनें, 5 को लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी 4 लाइन लगाने के बाद इन चारों को हम ऐसे काट देंगे। तो ये हो गया 5। 4 को लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 2 को लिखना है तो 1, 2, फिर 1, फिर 1। ये क्या है, सारणी। आंकड़ों को हमने सारणी में लिख दिया है। अब आगे पहला भाग है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब जो हमें ये अंक दिए हुए हैं इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9। तो सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक बराबर 9। दूसरा भाग, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक। अब सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1। तीसरा भाग है परिसर, यानी प्रसार ज्ञात करना। हमें कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे बड़े आंकड़े में से सबसे छोटा आंकड़ा घटा देंगे। सबसे बड़ा आंकड़ा क्या, 9, सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 1। हम इनका सूत्र लिख लेंगे, बार बार लिखने से हमें ये सूत्र याद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, सबसे छोटा आंकड़ा। सबसे बड़ा है 9, सबसे छोटा 1, 9 में से 1 गए 8। उसके बाद चौथा भाग है अंक गणितीय माध्य या माध्य, एक ही मतलब है इसका। तो आगे हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, दिए गए आंकड़ों का योग बटे दिए गए आंकड़ों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब देखो यहाँ पे आंकड़े बहुत ज्यादा दिए हुए हैं तो इनका योग हम अलग से निकाल लेंगे। तो आंकड़ों का योग कितना आ गया, ये इस तरह लिखकर इन सब का जोड़ कर लेंगे और वो कितना आ गया, 100। आंकड़ों का योग 100 और संख्या कितनी है, ये आंकड़े कितने हैं, 20। तो यानी माध्य आ गया, माध्य बराबर, माध्य क्या आएगा, आंकड़ों का योग यानी 100 बटे आंकड़ों की संख्या, कितने हैं ये, 20। अब 100 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 2 से 10 को भाग करेंगे 5। तो जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उनका माध्य कितना आ गया, 5 आ गया। ये इसका आंसर है। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होती है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं, सबसे पहले कौन सी आएगी, 0, फिर 1, 2, 3 और 4, क्योंकि 5 ही संख्या लेनी है हमें। क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, हम आंकड़ों का योग ज्ञात करेंगे। तो आंकड़ों का योग बराबर 0 + 1 + 2 + 3 + 4। 0, 1, 1, 2, 3, 3, 6 और 4 10। इनका जोड़ कितना आ गया, 10। है कितनी ये, 5, यानी आंकड़ों की संख्या।
कितनी है ये 5। अब क्या ज्ञात करेंगे हम, माध्य। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब योग है 10, संख्या है 5। 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 यहाँ आंसर आ जाएगा। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। अब रन क्या है, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। कितनी पारियों में बनाए हैं, 8। तो उसका स्कोर माध्य यानी माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। अब आंकड़े क्या दिए हमें, यानी ये 8 पारियों में बनाए गए रन। तो हल करेंगे, 8 पारियों में बनाए गए रन 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। माध्य ज्ञात करना है तो पहले क्या करेंगे, हम इन आंकड़ों का योग ज्ञात करेंगे। दिए गए आंकड़ों का योग का योग 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100। और इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो इनका योग आ जाएगा 400। अब आंकड़े हैं कितने, 8, यानी आंकड़ों की संख्या बराबर 8। माध्य ज्ञात करना है, माध्य स्कोर या रन। माध्य स्कोर बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, योग कितना है 400 और संख्या कितनी है 8। 400 को 8 से भाग करेंगे, यानी 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 0 0, कितना आ गया 50। यानी उस खिलाड़ी के 8 पारियों में जो रन बनाए गए उसका औसत क्या है, माध्य क्या है 50। इस लेक्चर में बच्चों हमने तीसरे चैप्टर के कुछ बेसिक के बारे में पढ़ा और प्रश्नावली 3.1 के पहले 4 सवाल हल किए हैं। बेसिक कोई भी टॉपिक हो उसका हमें जरूर अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि सवाल की तो हजारों रकम हो सकती हैं, लेकिन जो बेसिक है अगर हमें बेसिक अच्छे से समझ में आ जाए तो हम चाहे कितने भी सवाल हो उनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।